नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं तो आपको राजनीति शास्त्र के यानी राजनीति विज्ञान के 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। पहले पेपर में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में आपको पढ़ना होता है। कुछ थिंकर्स होंगे पॉलिटिकल साइंस के जो कि भारतीय होंगे और उन्होंने क्या विचार दिए आखिरकार राजनीति को लेकर के, इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ इत्मीनान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले कई सालों में पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने यह मॉडल पेपर सेट किया है। यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बता दूं आपको कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के जो प्रश्नोत्तर होंगे आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर गुरुजी मेरा होगा तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसको लेकर के मेरा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 क्वेश्चंस पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है पिछले साल के ऑब्जेक्टिव वाले 100 क्वेश्चंस वाले, और बहुत ही इत्मीनान से बारीकी के साथ सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं जो मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है तो उससे बाहर कुछ भी ऑब्जेक्टिव में नहीं फंसेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप डीडीयू से हैं, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से हैं, या आप राम मनोहर लोहिया का भी अब की बार ऑब्जेक्टिव होगा उससे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का तो लिखने वाला आएगा, ठीक है। अब महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का हो लिखने वाला आएगा तो उसके लिए यही है। और बाकी और भी विश्वविद्यालय जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का लिखिए ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं तो आपकी परीक्षा लिखित होने ऑब्जेक्टिव होने वाली है। लखनऊ विश्वविद्यालय की भी ऑब्जेक्टिव होगी। तो इन सभी के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वाले 100 क्वेश्चंस का एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है, वो जल्द ही आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा तो उसको लेकर के तैयार है। फिर उसके बाद में एक 500 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास भी हो सकता है मैं लगवा दूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा और हमारी जो पुरानी क्लासेस है उन पर आप जरूर फोकस करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार अप्रैल महीने तक मैं पूरा व्यस्त रहूं। इस वजह से आप सभी लोग पुरानी वीडियोस को मेरे देखते रहें, ठीक है। क्योंकि अप्रैल महीने में आप देखते हैं कि हो सकता है कि मेरी शादी भी इसी महीने में होगी, तो इस वजह से जो है बड़ी व्यस्तता रहेगी। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन यही रहेगा कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको देख लीजिएगा। बीए 6 सेमेस्टर की अगर बात की है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये लिखित टाइप का प्रैक्टिस सेट 1 है 2026-27 के लिए। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 8 लघुत्तरीय प्रश्न और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का एक पूरा सेट है जिसको मैं आज ही की वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप क्लास देख रहे हैं, को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है, मनु ने राज्य को कितने अंगों में विभाजित किया हुआ है। ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में भी आता है, विस्तार से चर्चा कीजिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सप्तांग थ्योरी ऑफ मनु ने जो राज्य के सप्तांग दिए हैं। अच्छा, मनु जो थे ये एक प्रकार से पहले राजा माने जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की। श्रद्धा और मनु आप देखते होंगे, ठीक है। तो मनु जो है पहले राजा हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है मनुस्मृति, उसमें इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। जैसे कि शरीर के अंग होते हैं, शरीर के साथ शरीर के तमाम सारे अंग मिलकर के तब शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे ही तमाम सारे अंग मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। और राजा में दैवीय अंश भी होता है, दैवीय गुण होता है, ऐसा भी बताया जाता है मनुस्मृति के द्वारा। मनुस्मृति राजतंत्र के पक्ष में है, मोनार्की के पक्ष में है, ये भी बात ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और मनुस्मृति में जो है दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबके बारे में, और शासन व्यवस्था कैसे होनी है, और गृह प्रबंधन, समाज व्यवस्था कैसे चल रही है, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही विधिवत तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र एक रचना है, कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। आखिरकार वो 7 अंग कौन कौन से हैं,
जिनके मिलने से किसी राज्य का निर्माण होता है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो 50 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, लेकिन जब लघु उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो लघु उत्तरीय में 150 शब्द में लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय में कम से कम 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। 50 शब्द मतलब आधा पेज, 150 शब्द मतलब कि 3 पेज है, 2 पेज में भी काम चल जाएगा, 4 पेज इसका या 5 पेज आप लिख सकते हैं बहुत अधिक तो, ठीक है। बस लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनुस्मृति में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। मनु के अनुसार राज्य एक शरीर की भांति काम करता है, जिसके 7 मुख्य अंग होते हैं। पहला अंग होता है दोस्तों, पहला अंग है आपका स्वामी, यानी कि राज्य का पहला अंग क्या होता है? स्वामी। स्वामी माने स्वयं राजा। किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक राजा का होना बहुत जरूरी है। राज्य का शीर्ष या सिर होता है, यानी कि जैसे मनुष्य का सिर होता है, जिस तरीके जितना भूमिका मनुष्य के सिर की होती है उतनी ही भूमिका होती है एक राजा की उसके राज्य में, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें। थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा कर लेता हूं ताकि आपको एकदम से चटक दिखे। हाँ, तो जो काम एक शरीर में सिर का होता है वही काम एक देश के लिए राजा का होता है। तो राजा पहला अंग है। दूसरा अंग है मंत्री, अमात्य जिसको आप कहते हैं। अमात्य होता आंखें, जो कि पैनी नजर रखता है सभी चीजों पर। तो आंख आपका सर क्या हो गया? सर हो गया आपका राजा। तो राज्य की आंखें जो परामर्श देती हैं, ठीक है, सलाह देती हैं राजा को कठिन सिचुएशन में, वो होता है मंत्री। इसको अमात्य कहा जाता है, ठीक है। तीसरा होता है पुर। पुर माने होता है किला, किला नहीं किला। किला जिसको आप राजधानी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप दुर्ग कहते हैं। दुर्ग माने रक्षा करने के लिए। जैसे शरीर की बॉडी की भुजाएं होती रक्षा करती हैं, ऐसे राज्य के जो दुर्ग होता है, किला होता है। पहले की जो किला आप देखते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी किला देखिए, चित्तौड़गढ़ का देखिए, रायगढ़ का किला देखिए, शिवाजी वाला, सब में आप देखते हैं ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वहां पर थोड़ा थोड़ा छेद करके रखते ताकि तोपे वहां से निकाल सकें या तीर धनुष मार सकें, ठीक है। और अपना छुपने के लिए रहता ताकि बाहर से अगर आक्रमण हो तो उससे सुरक्षा हो सके। इसके लिए दुर्ग यानी किला होना बहुत जरूरी। राज्य की बाहें जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। चौथा तत्व होता है राज्य का जनपद, राष्ट्र। इसको आप कह सकते हैं जनपद मतलब की जनता जो रहती है उसमें, ठीक है। जनपद यानी कि जो है वो होना चाहिए राज्य, राज्य जनपद जिसको आप कह सकते हैं जनपद यानी जनता जिसमें रहती है। राज्य की जंघाएं या आधार होता है जिस पर जनता रहती है, जिस पर शासन सरकार करता है, ठीक है। तो पांचवा होता है कोष। कोष माने खजाना, खजाना माने पैसा रुपया का एक बढ़िया से, जैसे कि कुछ होना चाहिए तो एक राजकोष होना चाहिए ताकि वहां से खर्चा वर्चा के लिए या आपातकाल में उसको इकट्ठा किया जाए। राज्य का मुख कहा जाता है इसको, जिससे शक्ति मिलती है, ठीक है। तो राज्य का मुख कहा जाता है जिससे शक्ति मिलती है, तो वो होता है कोष या खजाना। छठा है आपका दंड यानी सेना, राज्य का मस्तिष्क या बल, ठीक है। राज्य का मस्तिष्क या बल जो होता है, ये दंड में आप देखते हैं होता है ना कि जो राज्य का मस्तिष्क है या जो बल वाला होता है सिस्टम, वो आपको कहा जाता है दंड। दंड में क्या होता है, जैसे सेना रखी जाती है ताकि कोई अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो गड़बड़ करता है तो उसको दंड का प्रावधान दिया। अगला होता है आपका मित्र, सुहृद, यानी कि मित्र जो होता है यह एक, जैसे एक राजा का एक दूसरा राजा मित्र होना चाहिए, एक पड़ोसी राज्य हो या दूसरा राज्य हो जो मित्र हो, जो आपत्ति काल में मदद कर सके। तो राज्य के कान होते हैं जो बाहरी सूचनाएं जो है हमको देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें 7 अंग है आपके। उदाहरण के लिए जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए सभी अंगों का सही होना जरूरी होता है, वैसे ही एक मजबूत राष्ट्र के लिए इन 7 अंगों का समन्वय तालमेल बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा किसने है? आथर ऑफ अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको लिखा है किसने लिखा है? विष्णुगुप्त नाम के एक विद्वान है। आप सोच रहे हो कि विष्णुगुप्त कौन है? विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम है, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनका 3 नाम था। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की रचना लिखी। ये राज्य व्यवस्था की रचना, राज्य व्यवस्था की पुस्तक है जिसमें राजनीति के बारे में खूब विस्तार से बताएगा। हालांकि इसमें इकोनॉमी देश की कैसे चलनी सब कुछ आपको मिलता है। अर्थशास्त्र जैसी महान कालजयी कृति के लेखक कौटिल्य हैं। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता, यह पुस्तक केवल अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति, सैन्य रणनीति और प्रशासन पर आधारित है। एक विस्तृत शोध ग्रंथ है और एक जबरदस्त वैज्ञानिक विवरण भी आपको कहीं कहीं पर मिलता है। कौटिल्य ने इसमें मौर्य साम्राज्य के संचालन और एक आदर्श राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने का श्रेय
कौटिल्य साहब को ही जाता है। कौटिल्य एक ब्राह्मण थे जिनका अपमान घनानंद ने कर दिया था, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। घनानंद को मारने की कसम खा ली थी चाणक्य ने कि भाई जब तक तुम्हारा साम्राज्य मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक जो है चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है, प्रण कर लिया, भुज उठाए प्रणकीन। और इस तरीके से जब चाणक्य ने यह प्रण कर लिया, विनाश कर दिया, नंद वंश का विनाश हो गया, और एक छोटे से बच्चे को उठा करके खरीद करके उसको और इतना प्रशिक्षण दिया कि उसको मौर्य साम्राज्य की नींव डलवा दी, अखंड भारत की संकल्पना हो गई। मौर्य साम्राज्य सबसे दूर दूर तक शासन किया था, मतलब कि एक अखंड भारत बन चुका था इसके समय काल में। ठीक है, महत्व इसका आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कौटिल्य की जो मंडल नीति है और कूटनीति के सूत्र अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं, आज भी कौटिल्य प्रासंगिक हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, प्रश्न, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं बताएं। टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैन में आप देखते हैं दिगंबर एक होता है, एक होता है श्वेतांबर। ठीक है, जैन धर्म मुख्य रूप से दो प्रमुख संप्रदाय में विभाजित है। कौन कौन सा? पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर लोग जो है कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते हैं, यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं ये लोग, और उसमें विश्वास रखते हैं, आकाश को वस्त्र मानते हैं, और मतलब कि ये बिना वस्त्र के रहते हैं। अत्यंत कठोर तपस्या भी करते हैं दिगंबर लोग जो होते हैं। ये लोग एक जो है मोर पंख लिए रहते हैं, उसी से जो है आगे भी रास्ता साफ करते हुए चलते ताकि एक चींटी भी इनसे ना मर जाए। अहिंसा के बड़े पुजारी हैं। श्वेतांबर लोग जो होते हैं जैन धर्म के, इस संप्रदाय के अनुयायी श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं और अपेक्षाकृत कम कठोर नियमों का पालन करते हैं। सरल नियम है इसका। लेकिन जो दिगंबर वाले हैं बहुत जटिल नियमों का पालन करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं कि कई सारे संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय में भगवान शंकर की पूजा करने वाले में कुछ कपालिक हैं, कुछ अलग अलग हैं, कुछ लिंगायत संप्रदाय के हैं, कुछ कपालिक संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो वो सब अलग अलग, कोई आप देखते हैं कि वो केवल वही उसमें बैठ समाधि लेकर के बैठा, तब तमाम चीजें हैं। तो ऐसे ही इनमें भी होता है। तो श्वेतांबर थोड़ा जो है सरल विधि वाला है और दिगंबर थोड़ा कठिन विधि वाला है जैन धर्म में। ठीक है, आप ऐसे देखेंगे, आप चाहे कैथोलिक धर्म में आप देख लीजिएगा, और एक और आपका उसमें जो है ईसाइयों में दो प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो चीजें हैं। कारण क्या रहा है इसका? महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग, निर्वाण माने क्या होता है कि मोक्ष प्राप्ति, जिसको आप कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो इनके 200 साल बाद जब निर्वाण प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक, उनके 200 साल बाद अकाल पड़ा और वैचारिक मतभेद हो गया। इसकी वजह से विभाजन हुआ और जैन संप्रदाय दो भागों में बंट गया, एक श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों संप्रदाय अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके आचरण की जो पद्धतियां हैं, जो मेथड है, वो थोड़ा सा अलग अलग आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। जियाउद्दीन बर्नी की अगर बात की है तो मध्यकालीन इतिहासकार रहा है ये जियाउद्दीन बर्नी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इसके तारीखी फिरोजशाही। बड़ी फेमस पुस्तक है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। विषय वस्तु की बात की इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में जियाउद्दीन बर्नी ने गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के, यानी तुगलक वंश जो दिल्ली डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का एक बढ़िया वंश रहा तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसी का आगे चल करके एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो पागल और सनकी तानाशाह कहा जाता है, जिसके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया था मोरक्को का, इब्न बतूता नाम का। रेहला नाम की पुस्तक लिखता है जिसमें भारत के बारे में भी जानकारी है। तो वह पुस्तक लिखता है, तो रेहला भी पुस्तक इसी के समय काल की। तो फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक के शासन काल तक का विस्तृत वर्णन ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक में आपको मिलता है, तारीख फिरोजशाही में। इसके अलावा उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी की बात की जाए तो जिसमें उन्होंने एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए, एक अच्छा मुस्लिम शासक के लिए क्या क्या राजनीतिक सिद्धांत उसको अपनाना चाहिए, यानी क्या पॉलिटिकल थ्योरी उसकी होनी चाहिए, और शासन व्यवस्था एक मुस्लिम शासक की, एक अच्छे मुस्लिम शासक की कैसे होनी चाहिए, इस नियमों का उल्लेख किया है इस पुस्तक में फतवाए जहांदारी में। महत्व इसका यह है कि बर्नी के लेखन से हमें सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या मध्यकाल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में आर्थिक नीतियों के बारे में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जो पॉलिसी थी, वो सटीक जानकारी उसकी मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चीजों को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, कोर्स का मतलब पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, तो पीडीएफ नोट्स के लिए मात्र फीस रखी गई है 100 रुपए।
जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ भी मिलेगा और लिखित पीडीएफ भी मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप 6 सेमेस्टर में तो आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 6 सेमेस्टर में है, हमारा नाम फलाने है और हम आपके कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना लिखेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस पेपर जो है पिछले कई वर्षों के पेपर को देख करके तब इसको मैंने बनाया हुआ है, और ऐसे ही आपको पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर का मिल जाएगा और हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, तमाम सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आप इस पर अपना जो है इसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी जमा कर सकता है, और उसको आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जो है कोर्स की, वो पीडीएफ नोट्स की है। पीडीएफ नोट्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। लाइव क्लास की लिंक की नोटिफिकेशन सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स की ये है कि 6 सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, उसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विथ आंसर शीट। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसकी को करिकुलर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यूज बेस्ड होती है। उसका पिछले कई सालों के पेपर को मिलाकर के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, यानी 1000 क्वेश्चंस की पूरी श्रृंखला आपको मिल जाएगी विथ आंसर शीट। आपको सीरीज या किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आप तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें और जुड़ जाए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सीरीज खरीदते तो आपका ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो वो आपको ना खरीदना पड़े, इसलिए पीडीएफ नोट्स अगर हमारे पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त रहता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय ने किया क्या था? 1815 में सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना करी भाई साहब ने। फिर उसके बाद में 1828 का समय आता है, इसी आत्मीय सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हो जाती है। एक साल के बाद, एक साल जस्ट बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक से इसने सती प्रथा को खत्म करवा दिया। सती प्रथा जो हिंदुओं की सबसे बड़ी कुरीति थी, यानी कि महिलाएं जो होती थी अपने पति के देहांत के बाद में, पति का मृत्यु हो जाता था, उसके साथ ही साथ अपने शरीर को भी आग में झोंक देती थी। ये थी सती प्रथा, इसको खत्म करवा दिया। ठीक, किसने? राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं। इनका योगदान ये रहा कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा को खत्म किया 1829 में, बाल विवाह को खत्म करने का काफी प्रयास किया, छुआछूत के खिलाफ इन्होंने एक प्रकार से आवाज उठाई, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। विचार इनका यह रहा कि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और भारतीय दर्शन के समन्वय पर जोर दिया। पश्चिमी शिक्षा और भारतीय दर्शन दोनों को मिलाने का काम किया। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में काम किया इन्होंने, एक पुल बनाया जो पुरानी परंपरा और नई परंपरा को मिलाने की काम करता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को आधुनिक तार्किक सोच से जोड़ा। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के अलावा आप देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करी, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना करी, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, उन्होंने शिकागो में 1893 में जो भाषण हुआ था उसमें जो है भारत को गौरवान्वित किया। और आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु जी का नाम था, उनके आधार पर उन्होंने एक मिशन शुरू किया और आगे बढ़ाया चीजों को। ये सब चीजें होती रही, ये सब भारतीय पुनर्जागरण के जो है जनक में से शामिल है। वैसे राजा राम मोहन राय को माना था, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर के ज्योतिबा फूले, ऐसे तमाम लोगों ने इसमें बड़ी ज्यादा भूमिका निभाई है। छठा क्वेश्चन से, सर सैयद अहमद खान का भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान रहा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की अगर बात की है तो जो एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसी की स्थापना भाई मतलब इन्होंने ही करी थी, सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक क्रांतिकारी काम करने के लिए याद किए जाते हैं आज भी सर सैयद अहमद खान। मुख्य कार्य इनका यह रहा कि उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना करी, जो आगे चल करके 1920 में आकर के यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1920 आते आते यह बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। ठीक है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना पूछे कब हुई? 1920 में। पहले इसका नाम 1875 में क्या था जब स्थापना हुई थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। स्थापना किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने करी थी। ठीक है, उद्देश्य इसका ये था, अहमद खान साहब चाहते थे कि भारतीय छात्र धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी का भी अध्ययन करें, आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करें और पश्चिमी दर्शन यानी कि जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसकी शिक्षा भी प्राप्त करें ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। ठीक है, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के न्यासिता, न्यासिता मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत को समझे। ट्रस्टीशिप मतलब कि गांधी जी कहते थे जो व्यक्ति अपने जैसे ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए, उतना ही धन कमाई जितना आपकी जरूरत से जो है जरूरत के लिए हो, जरूरत से ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए, गांधी जी ऐसा मानते थे। अच्छा, गांधी जी कहते कि अगर आपने धन कमा भी लिया मान लेते अपने से ज्यादा, तो आप जो है उसको दान कर दें या उसको जरूरतमंदों को दे दें। ठीक है, अपने जितना आपके लिए है उतना बचा लें, बाकी लोगों को बांट दें। तो ऐसे लोगों को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का न्यासिता सिद्धांत। महात्मा गांधी का न्यासिता या ट्रस्टीशिप सिद्धांत एक आर्थिक सामाजिक विचार रहा है। मूल मंत्र इस सिद्धांत का यह है कि इसके अनुसार अमीर व्यक्तियों को अपनी धन संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि समाज की धरोहर का ट्रस्टी यानी न्यासी समझना चाहिए कि ये मेरा धन नहीं है, खुद को मालिक नहीं समझना चाहिए। उनके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए धनी लोगों के पास जितनी उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक हो। बाकी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाना चाहिए। गांधी जी का यह मानना था। बढ़िया सिद्धांत था। उद्देश्य यह कि गांधी जी इस सिद्धांत के माध्यम से बिना किसी हिंसा के वर्ग संघर्ष को खत्म करना चाहते थे और पूंजीपतियों के हृदय में क्या करते थे? पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन द्वारा आर्थिक समानता लाना चाहते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां नंबर क्वेश्चन है, नेहरू के समाजवाद को रेखांकित कीजिए। नेहरूज सोशलिज्म, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित रहा है इनका। नेहरू जी जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। इसकी विशेषता यह रही है, नेहरू जी सोवियत संघ के साम्यवाद से प्रभावित थे। सोवियत संघ मतलब कि रूस के, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का त्याग नहीं करना चाहते थे। वो जरूर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी रखना चाहते थे और लोकतंत्र को भी जीवित रखना चाहते थे। लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को रखते हुए समाजवाद की कल्पना की जाए, ऐसा मानते थे। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करी, यानी कि एक तरफ पूंजीवादी चीजें भी रहें और एक तरफ जो है समाजवादी चीजें भी रहें, यानी सरकारी बस भी चले, प्राइवेट बस भी चले। अमेरिका पूंजीवादी देश है, वहां पर हर एक काम पूंजीवाद करता है। लेकिन जो यहीं पर आप अमेरिका में देखें, रूस में देखेंगे तो वही सब काम सरकारी है। ठीक है, और भारत में क्या है? कोई भी काम सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट बस हैं, सरकारी बस भी हैं। ठीक है, सब कुछ आपको प्राइवेट सरकारी दोनों आपको दिखते हैं। तो यानी कि भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है और यही सिद्धांत अपनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर के देश का विकास करते हैं और देश को चलाते हैं। यही सिद्धांत है इनका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, जिसको आप ठीक है कह सकते हैं इनका जो है समाजवाद है नेहरू जी का। उनका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना, गरीबी का उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान किया जाए, लेकिन यह सब कानून और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। अगला 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखित किसी पुस्तक का नाम लिखिए। बुक बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी जो है ऐसी कोई बुक का नाम बताएं जिसको BR अम्बेडकर साहब ने लिखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा की एक समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम इनके है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक फेमस पुस्तक है इनकी। अन्य पुस्तकों में उन्होंने द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्राज नाम की पुस्तक लिखी और थॉट्स ऑन पाकिस्तान जैसी प्रभावशाली पुस्तकें भी लिखी। तो कई सारी पुस्तकें, लेकिन सबसे फेमस पुस्तक इनकी क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है,
इन्होंने अपनी पुस्तकों में जाति व्यवस्था की कठोरता, छुआछूत के मूल कारणों और दलितों के मानवीय अधिकारों की लड़ाई को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया। वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भी माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति का आधार क्या था? रेवोल्यूशन ऑफ जेपी नारायण, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप शायद ना जानते हो। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, छात्र नेता भी रहे, बहुत अधिक जनता इनको पसंद करती थी। बिहार के थे, बहुत विद्वान आदमी थे, जनता इनके पीछे पागल थी। तो जेपी नारायण जो थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। आप सोचो उस समय। जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से मशहूर, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था इन्होंने, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, समग्र क्रांति की बात कही, क्रांति का आधार की बात की। उनके अनुसार इस क्रांति का आधार समाज का सर्वांगीण परिवर्तन करना था, इसलिए समग्र क्रांति का आह्वान किया। यह केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी बेटा, बल्कि इसमें 7 पक्ष शामिल थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक, सभी पक्षों की लड़ाई थी। जेपी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता एक ही लोगों के हाथ में बट करके ना रह जाए, सत्ता का बंटवारा कई लोगों में हो, सत्ता का उपभोग केवल एक व्यक्ति ना करे, एक ही परिवार ना करे, सत्ता कई लोगों के हाथों में जानी चाहिए। सत्ता अलग अलग हाथों में जब रहेगी तो सत्ता पर किसी का अंकुश, मतलब कि निरंकुश सत्ता नहीं हो जाएगी, सत्ता पर सभी का अंकुश रहेगा। ऐसे में सभी काम सोच समझ करके किया जाएगा, सीधे जनता के हाथ में शक्ति आए, ऐसा मानते थे। उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात करी। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करता है, तो भाई साहब जेपी जी करते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी करते हैं दल विहीन लोकतंत्र की बात। ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि ऐसा लोकतंत्र हो, ऐसा डेमोक्रेसी हो भारत में जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो, ना भाजपा हो, ना कांग्रेस हो, कोई पार्टी ही ना हो। तो उसकी कल्पना थी जहां भ्रष्टाचार का कोई स्थान ना हो, ऐसे समाज की कल्पना करते थे जेपी। ये था आपका अति लघु उत्तरीय 10 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलेंगे और 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर फोकस करेंगे कि आखिरकार लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनका उत्तर आखिरकार लिखना कैसे होता है। यह क्वेश्चंस आपको बता दो, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए ही हैं, पिछले कई वर्षों में परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए। शुक्ला एचडी पॉइंट पर आप लेक्चर देख रहे हैं और यह है मेरा दूसरा चैनल को करिकुलर मास्टर, जिस पर आपको को करिकुलर के सभी लेक्चर्स, विभिन्न विश्वविद्यालय के साल पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको क्या मिलेगा बेटा, को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको और भी चीजें मिलेगी, जैसे कि तमाम सारे ऑब्जेक्टिव पेपर, जैसे इसी का इंडियन पॉलिटिकल थॉट का और इंडियन रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स जो दूसरा पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-2 प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका, तो 10 अति लघु उत्तरीय समझ लिया। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अगन्ना सुत्त, अगन्ना सुत्त में वर्णित सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अगन्ना सुत्त, अगन्ना सुत्त की अगर बात की जाए तो अगन्ना सुत्त दीर्घ निकाय का 27वां सुत्त है, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुसार समाज और सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। यह वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को चुनौती देता है। ठीक है, मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो समानता का विचार इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभ में सभी मनुष्य समान थे और समाज का विभाजन जो था वो कर्म के अनुसार या कर्म के आधार पर हुआ था, ना कि जन्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी कर्म पर ही आधारित थी। ठीक है, सामाजिक अनुबंध दूसरा था। समाज में अव्यवस्था फैलाने पर लोगों ने मिलकर के एक महाजनपद यानी राजा को चुना ताकि वह शांति बनाए रखे, और यह एक प्रकार का सामाजिक समझौता भी था, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट था समाज के निर्माण के लिए। 4 श्रेणियों का उद्भव हुआ उस समय। पहला था खत्तीय, खत्तीय मतलब कि क्षत्रिय, जो कृषि और भूमि की रक्षा करते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, राज्य की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए। दूसरे थे ब्राह्मण, जो ध्यान और अध्यापन का कार्य किया करते थे, ब्राह्मण कहलाए। वैश्य जो थे, जो व्यापार और शिल्प में लगे थे, वैश्य कहलाए। शुद्र जो थे, शूद्र, जो अन्य सेवा कार्य करते थे, वो शूद्र कहलाए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अगन्य सूत्र के अनुसार सामाजिक श्रेणी व्यक्ति की योग्यता और उनके कार्यों से तय होती थी, ना कि जन्म से तय होती थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, महादेव गोविंद रानडे के धार्मिक सुधार क्या थे? आपको 150 शब्द में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में ऐसे बोला जाता है। महादेव गोविंद रानडे के धार्मिक सुधार की अगर बात की जाए, उत्तर लिखेंगे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक और विचारक थे।
उनके धार्मिक विचार प्रार्थना समाज से प्रेरित थे, यानी प्रार्थना समाज से प्रेरित थे, प्रार्थना समाज के सदस्य भी रहे आप महादेव गोविंद नानाडे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महादेव गोविंद नानाडे के प्रमुख धार्मिक विचारों की अगर बात करें तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख धार्मिक विचार महादेव गोविंद नानाडे के। पहला एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर जो है एक ही है। रानाडे एक ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के कट्टर विरोधी थे, यानी कि जैसे राजा राम मोहन राय थे ऐसे ये भी थे। ईश्वर की एक ही एकेश्वरवाद ब्रह्म समाज भी करता है, और एकेश्वरवाद आपको प्रार्थना समाज में भी देखने को मिलेगा। एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं और विश्वास रखते थे एक ही ईश्वर में। मूर्ति पूजा का विरोध है, कर्मकांड का विरोध है, ये सब चीजें आपको दिखेगी। दूसरी विशेषता, दूसरा सुधार क्या, धार्मिक सुधार किया रानाडे साहब ने, धर्म और समाज का संबंध। उनका मानना था कि जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। इसीलिए सामाजिक उन्नति तभी संभव है जब समाज में, चूंकि धर्म है, धर्म में ही बताई गई चीजों पर लोग विश्वास करते हैं। जब तक धर्म नहीं सही होगा तब तक जो है समाज सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। उन्होंने धर्म को नैतिकता और सेवा से जोड़ा। ठीक है, आगे तीसरा जो सुधार किया महादेव गोविंद नानाडे साहब ने, वह आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने पुरोहितवाद और अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना करी। ठीक है, और चौथी बात सहिष्णुता। वे सभी धर्मों के प्रति सम्मान और उदारता का भाव रखते थे, इसको सहिष्णुता कहते हैं। यानी धार्मिक सुधारों में उनकी सहिष्णुता बड़ी इंपॉर्टेंट है। सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपने धर्म को भी मानते थे, अपने धर्म में बुराइयों को खत्म करने की बात करते थे। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर अपने धर्म की बुराई को समझ करके उसको खत्म करने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो महान व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे ही राजा राम मोहन राय को हम नहीं कह देते कि भाई बड़े अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे विवेकानंद जी कहते कि भाई भारत देश को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, ताकि उनका स्ट्रांग हो। अगर स्ट्रांग रहेंगे तो ज्यादा जीवित रहेंगे और ज्यादा पावरफुल रहेंगे, बुद्धि का विकास ज्यादा होगा। ठीक है, तो भगवत गीता के स्थान पर क्रिकेट के मैदान, फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें उस समय बताई थी। हालांकि आज भगवत गीता की जरूरत है, मैदान बहुत सारे बन चुके हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रानाडे ने धर्म को व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त। तो इन्होंने धर्म को लेकर के इस तरीके से तमाम सारे सुधार किए महादेव गोविंद रानाडे साहब ने। चौथा प्रश्न, पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज के उद्देश्य क्या थे? चौथा प्रश्न इसलिए, तीसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय का और ओवरऑल। चूंकि मैंने अति लघु उत्तरीय में अति लघु उत्तरीय पूरे 10 प्रश्नों को अति लघु उत्तरीय के एक क्वेश्चन माना। अब दूसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, फिर तीसरा, अब ये चौथा क्वेश्चन सब आया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय का और ओवरऑल चौथा क्वेश्चन। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडिता रमाबाई। इसका उद्देश्य क्या था? पंडिता रमाबाई महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थी। महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। इस महिला समाज का उद्देश्य यह था, पहला, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य था, ताकि महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाए, महिलाएं भी पढ़े लिखे और आगे बढ़ सके। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था इस आर्य महिला समाज का, पंडिता रमाबाई के, बाल विवाह का विरोध। समाज में व्याप्त बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना और कम उम्र में लड़कियों की शादी के खिलाफ जागरूकता फैलाना इस जो है आर्य महिला समाज का उद्देश्य रहा। क्योंकि कम उम्र में ही महिलाओं की, मतलब कि लड़कियों की शादी हो जाती थी, ऐसे पढ़ाई लिखाई उनकी एकदम चौपट हो जाती थी। तो इसलिए पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था बाल विवाह को खत्म करना। ये कुप्रथा थी बाल विवाह। छोटे बच्चों का शादी हो जाता, कुछ आता पता नहीं उनको, 10 साल बाद गौवा जाता था, पता चलता कि भाई साहब से शादी तय थी मेरी। तो ये सब चीजें होती थी। तीसरा, विधवा उद्धार, विधवाओं की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि सती प्रथा जब चरम पर थी तो विधवाएं कम रहती थी, विधवाओं की समस्या उतनी नहीं थी। लेकिन जब सती प्रथा 1829 में समाप्त होती है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, ऐसी स्थिति विधवाओं की संख्या में बढ़ने लगी। अब लोग समाज में जहां सती प्रथा खत्म हुई वहीं पर विधवाओं से लोग शादी भी करने के लिए तैयार नहीं होते। विधवाओं को देखते थे तो विधवा को देखना बुरा माना जाता था, कहीं पर जाते तो विधवा सामने पड़ जाती तो लोग आज भी हट जाते हैं। ये सब सिस्टम पहले भी था। तो उस विधवा पुनर्विवाह की बात भी की गई। समझ रहे हैं? क्लियर? दो चीजें हुई। तो विधवाओं का उद्धार भी करवाने का काम किया इस संगठन ने।
इसके अलावा दमनकारी कुरीतियों का अंत, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और धार्मिक सामाजिक बंधनों के विरुद्ध आवाज उठाना इसका उद्देश्य था आर्य महिला समाज का, जो कि स्थापित किया था पंडिता रमाबाई ने। निष्कर्षतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि आर्य महिला समाज ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में एक ऐतिहासिक नींव रखी थी, जो कि बड़ी जबरदस्त थी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, नेहरू के पंचशील सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। नेहरू का पंचशील सिद्धांत है क्या, इसको समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच में 5 समझौते हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए पंचशील सिद्धांत दिए थे, 5 सूत्र में दिए थे। ठीक है, पंचशील के 5 नियम कुछ इस प्रकार से थे। एक्चुअली में जब अपना देश आजाद हुआ था तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था अमेरिका का पूंजीवादी, एक गुट था सोवियत संघ का, सोवियत रूस का, वो था समाजवादी, साम्यवादी। तो रूस अपने तरफ खींच रहा था, अमेरिका अपने तरफ खींच रहा था कि भाई हमारे में मिल जाओ, हमारे गुट में हो जाओ। रूस कह रहा था हमारे गुट में हो जाओ। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई छोड़ो, देखो मैं किसी गुट में शामिल होने वाला हूं नहीं, मैं एक स्वतंत्र राज्य हूं और मैं जो है एक बड़ा लीडर हूं। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की बात करी, गुट निरपेक्ष, हमारा कोई गुट ही नहीं होगा। गुट निरपेक्ष में भी बहुत सारे देश शामिल हुए थे। ठीक है, तो उसी के दौरान ताकि देश में शांति बनी रहे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, तो 5 समझौते। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, भारत और चीन के बीच बेसिकली इन सिद्धांतों को भी पालन किया गया था। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान किया जाएगा, कोई भी एक दूसरे का देश, भारत चाइना की मैं बात कर लूं, एक दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। जहां तक सीमा अंतरराष्ट्रीय है उससे इस जो है उसी को बॉर्डर माना जाएगा, उससे ना आप इधर आएंगे ना हम उधर जाएंगे। दूसरा, अनाक्रमण, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, पंचशील सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत था पंचशील में अहस्तक्षेप, यानी कि जब भी किसी देश में कोई आंतरिक मामला होगा, चाइना में कोई आंतरिक मामला हो तो भारत उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, अगर भारत में कोई आंतरिक मामला हो तो चाइना उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस बात पर डन हुई थी। तीसरी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना। और चौथा था दोस्तों समानता और पारस्परिक लाभ, यानी बराबरी के आधार पर सहयोग करा जाएगा, यानी कि अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, इस तरीके के संबंध थे। पांचवा था और लास्ट था पंचशील में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी आप भी जिंदा रहो हम भी जिंदा रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आप भी अपना जीवन यापन करो हम भी अपना जीवन यापन करें, मिल करके शांति से रहा जाए। निष्कर्षतया कह सकते हैं, हालांकि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उससे इसको पंचशील सिद्धांत को गहरा धक्का लगा, लेकिन आज भी यह विश्व राजनीति में शांति का सबसे बड़ा आधार माना जाता है पंचशील सिद्धांत। ठीक है, अगला 6ठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बाल गंगाधर तिलक ने के राष्ट्रवाद को समझाइए। बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद को समझाइए। देखिए, लोकमान्य तिलक का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वराज्य की भावना से ओतप्रोत था। ठीक है, किससे? लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। वो क्या कहते हैं? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये किसका कथन था? ये बाल गंगाधर तिलक साहब का कथन था। गरम दल के नेता थे। इनके 2 साथी और थे, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, इन 3 तिकड़ी ने तबाही मचा करके रखा था, पूरे अंग्रेजों को हिला दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक का जो राष्ट्रवाद है उसके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने स्वराज्य की भावना इनके अंदर थी। ठीक है, अपने देश को पाने की इच्छा थी, सांस्कृतिक कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। मुख्य विचार जो इनके राष्ट्रवाद का रहा है तिलक साहब के, लोकमान्य जी के, वो रहा पहला, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने नारा दिया कि भारतीयों को अपना शासन चलाने के लिए पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई कटोरी में भीख मांगने की चीज नहीं है कि आप मुझे कुछ थाली में परोसोगे। ये मेरा देश है, मेरी जमीन है। तुम कौन होते हो गोरे लोग जो यहाँ पर आकर के मुझे बताओगे कि तुमको कैसे करना है? तुम तो यहाँ पर घुसपैठिए हो, तुमको यहाँ से मार करके भगाना पड़ेगा। ये थे बाल गंगाधर तिलक जी। ये याचना नहीं, अब रण होगा। यानी कि अभी तक क्या था, जो कांग्रेस के नेता थे, जो चिट्ठी लिखत रही से चिट्ठी निकाली न, चिट्ठी लिखे, भैया चाचा देख ले तो मामला, हमारा चिट्ठी लिख के भेज दिए। नरम दल के नेता चिट्ठी लिख के जब भेजिन, अंग्रेज अधिकारी देखी चिट्ठी से, अच्छा भारतीय दी कांग्रेस से क्या कह रहा उड़ा खंड में।
कौनो जवाब नहीं। यही बात से जब कांग्रेस कम से कम 20 साल हो गया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके 20 साल के बाद में कांग्रेस का कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जब नहीं आती दिखती है, तो लाल बाल पाल जैसे नेताओं ने एक अलग रूप अपनाया, गरम दल की खोज करी और बदल लिया, अपने आप को अलग कर लिया। 1905 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता दो भागों में, ठीक है। उसी के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। सांस्कृतिक चेतना, उन्होंने जनता को जोड़ने के लिए गणपति उत्सव मुंबई में आज भी होता है, बहुत फेमस है। गणपति उत्सव जो उत्सव है वो इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू। और शिवाजी उत्सव, शिवाजी मराठाओं के जगाने के लिए, ये ताकि लोग इकट्ठा हो, उत्सव की शुरुआत करें ताकि लोग अपनी गौरवशाली परंपरा को पहचाने और सभी लोग इकट्ठा हो, बातचीत हो और आगे सोचा जाए क्या किया जाए। तो ऐसे उत्सव की खोज मतलब की जो शुरुआत करी। तीसरी बात स्वदेशी और बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना उनके राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार था। वो यहां से इनको आर्थिक तरीके से पंगु कर रहे थे, लंगड़ा कर रहे थे, ताकि इनको जो हम लाभ दे रहे हैं वो लाभ ही ना दे, ठीक है। जैसे अभी ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उसमें आप देखिए तो अमेरिका को घुटने पर ला दिया ईरान ने। कैसे ला दिया? जो स्टेट ऑफ हार्मोस है, जहां से सारे जहाज पानी में निकलते हैं, यहाँ से व्यापार होता है मिडिल ईस्ट का, लगभग में भारत और चाइना जैसे सारे बहुत सारे देश इसी पर डिपेंड है, वहीं के तेल से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो जब रास्ता बंद हो गया तो बहुत महंगा तेल हो गया, सब चीजें महंगी हो गई। तो ऐसे में अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि भाई पूरा पूरा विश्व हमारी वजह संकट में आ गया है, ठीक है। यही चीज है आत्मसम्मान। वे अंग्रेजों से भीख मांगने के बजाय, क्योंकि अभी तक के नेता भीख मांगते थे, एक चिट्ठी लिखते थे, उसका जवाब आता था, नहीं आता था, लेकिन अब बाल गंगाधर तिलक जी अपने अधिकारों के लड़ने में विश्वास रखते थे। याचना नहीं, अब रण होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद को महलों से निकाल करके आम जनता तक, झोपड़ियों तक पहुंचाया। ये काम बाल गंगाधर तिलक जी का था। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, सामाजिक सुधार में ज्योतिबा फूले के योगदान की समीक्षा कीजिए। ज्योतिबा फूले का क्या योगदान रहा, इसको समझते हैं। महान ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक और सत्यशोधक समाज के संस्थापक रहे हैं। सत्यशोधक समाज जैसे एक ब्रह्म समाज था, ऐसे ही सत्यशोधक समाज एक संस्था थी, उसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। इसने ज्योतिबा फूले ने मुख्य योगदान इनका यह रहा, पहली बात तो जाति प्रथा का विरोध किया। ज्योतिबा फूले ने ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उनकी पुस्तक गुलामगिरी जो है बड़ी फेमस पुस्तक है, तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यही है सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक ज्योतिबा फूले। इन्होंने जातिगत गुलामी के विरुद्ध एक बड़ा दस्तावेज इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। दूसरी, स्त्री शिक्षा पर काम किया। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया ताकि वे अन्य महिलाओं को पढ़ा सकें, और भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले बनी, ठीक है, इनकी पत्नी थी ज्योतिबा बाई फूले। सत्यशोधक समाज क्या था? 1873 में इसकी स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था शोषित वर्गों को धार्मिक और मानसिक गुलामी से मुक्त किया जाए, ठीक है। अगला था किसानों का उत्थान भी किया। उन्होंने किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। किसको? किसानों को। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फूले ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया ताकि वो भी सम्मान से जी सके। इसलिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महान आत्मा। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास। तो महात्मा की उपाधि दी गई ज्योतिबा फूले जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सावरकर की हिंदुत्व संबंधी विचारधारा का उल्लेख कीजिए। देखिए, बीडी सावरकर की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। बड़े ही उत्तम प्रतिभा के धनी विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर की उपाधि दी जाती है। बहुत जेल में यातनाएं सही, हिंदुत्व की अवधारणा को बुलंद किया, हिंदुत्व की एक नई
और व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करी, जिसमें हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर के दक्षिण भारत में समुद्र की गहराई तक जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदुस्तान है और सब हिंदू है। हिंदुस्तान में जो भी है सब हिंदुस्तान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी बात करते हैं। हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये कहते हैं बी डी सावरकर साहब कि हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है हिंदू। ठीक है, इनका जो विचार रहा है बी डी सावरकर साहब का, पहली बात तो हिंदू की परिभाषा दी। वीर सावरकर के अनुसार वह व्यक्ति हिंदू है जो भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड दोनों समान मानता है। यानी एक पुण्य भूमि भारत देश को मानता हो और अपनी पितृभूमि मानता हो भारतवर्ष को, वह व्यक्ति हिंदू है। ठीक है, यानी मुसलमान सिख ईसाई जो भी इसको ऐसा मानता है वो सब हिंदू है, ऐसा बी डी सावरकर का मानना था। वो किसी ऐसा नहीं केवल हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए भी काम किया। ठीक है, लेकिन क्या था उस समय मुसलमानों की अलग अलग तमाम संस्थाएं थी, हिंदुओं की कोई संस्था नहीं थी। ऐसे में बी डी सावरकर साहब ने हिंदुओं के लिए स्पेशली बनाया, लेकिन उन्हें मुसलमानों का निरादर नहीं किया, मुसलमानों को भी साथ में लेकर के चले। दूसरी बात सांस्कृतिक एकता, उन्होंने भूगोल, जाति और संस्कृति को हिंदुत्व के तीन प्रमुख आधार बताए। कौन कौन से? भूगोल, जाति और संस्कृति, इन तीन आधार पर हिंदू देखा। ऐसा नहीं केवल जाति के आधार पर देखा। भूगोल यानी भारत देश में है तो हिंदू है, संस्कृति उसकी हिंदू जैसी तो हिंदू है। ठीक है, और जात से हिंदू है तो हिंदू है ही। उनके लिए हिंदुत्व का अर्थ एक साझा राष्ट्रवाद था, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी संस्कृति के लोग इकट्ठा जो भारत में रहते सब आते थे। जाति भेद का विरोध किया। बी डी सावरकर ने सप्त बेड़ियों जैसे रोटी बंदी, बेटी बंदी, इन सभी को तोड़ने का आह्वान किया और जातिवाद को हिंदू समाज की एकता में सबसे बड़ी बाधा माना। जातिवाद हिंदू एकता में बाधा है और आज भी सभी लोग मानते हैं। अखंड भारत की बात करी, वे एक शक्तिशाली और अखंड भारत के समर्थक थे, जहां सभी हिंदू एक सूत्र में बंधे हों, ऐसा भारत की बात करते थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वीर सावरकर का हिंदुत्व भारतीय राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक आधार प्रदान करने का एक सफल प्रयास रहा। ठीक है, आगे देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राष्ट्र निर्माण में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या योगदान रहा? इसमें राष्ट्र के निर्माण में देखिए, लिखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान साहित्यकार और विचारक थे, जिन्होंने भारतीय जनमानस में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक लौ सी लगा दी थी। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ नाम का उपन्यास आप देखेंगे भाई साहब ने ही लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा। आनंद मठ क्यों फेमस है आगे चल करके मैं बताता हूं। योगदान देखिए, वंदे मातरम जो गीत है कि इन्हीं के उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजसी तलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आनंद मठ नाम का उपन्यास, उसी में यह गीत जो है वर्णित है। स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया। इसमें भारतीयों के भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति और बलिदान की भावना इस गीत ने प्रस्तुत करी। आनंद मठ उपन्यास क्या था? इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने देश प्रेम और सन्यासियों के विद्रोह की गाथा सुनाई आनंद मठ में, जिसने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। युवा लोग राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़े इस उपन्यास को पढ़कर। जैसे भारत भारती नाम की एक रचना हुई, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। उसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा, हिंदी जानना सीखा। आप सोचो इतनी अच्छी रचना थी। तीसरी, मातृभूमि की वंदना। उन्होंने भारत को केवल एक भौगोलिक जमीन नहीं बल्कि भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित किया था किसने? आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बौद्धिक जागरण, उनके लेखन ने अंग्रेजी शासन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम किया और भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करने सिखाया कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। क्योंकि हमको कोई दूसरा बता देता कि भाई विज्ञान ये है, विज्ञान वो है, हम अपनी संस्कृति को, अपने वेदों को नहीं पढ़ते हैं। वेदों में सारे वैज्ञानिक चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं होती है, उस पर लोग काम नहीं करते, क्योंकि अरे प्राचीन है, पुराना है, क्या ही होगा इसमें, ऐसा करके लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वो बहुत जबरदस्त चीजें होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं
कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र को एक आत्मा प्रदान की, जिसने आगे चल करके देश की आजादी की एक बुलंदी तैयार की, एक नींव तैयार की, एक आधार तैयार किया। अब हम राजनीति विज्ञान के जो है चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। हमने 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझ लिया, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझ लिया। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरीय के 4 स्पेशली क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और को करिकुलर मास्टर आपके लिए दूसरा चैनल बनाया गया है, जिसपे आपको को करिकुलर की और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती है। आगे देखिए, पहला प्रश्न मतलब 10वां प्रश्न है, ओवरऑल 11वां प्रश्न है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अच्छा, मनु का सप्तांग सिद्धांत वो था, अब कौटिल्य का, दोनों ने सप्तांग सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कौटिल्य का। लिखेंगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक है, उसमें राज्य की संरचना को समझाने के लिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक सावयव यानी ऑर्गेनिक इकाई है, एक शरीर की भांति है, जिसके 7 अंग ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे मनुष्य का शरीर काम करता है। मनुष्य के शरीर के अंग काम करते हैं, ऐसे 7 अंग काम करते हैं जो राज्य के हैं। 7 एलिमेंट्स की अगर बात करें राज्य के, तो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। जो मनु ने बताए थे वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा वही चीजें आपको मिलेगी। स्वामी, पहला होता है स्वामी या राजा, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, शब्द थोड़ा सा अलग अलग उसमें प्रयोग किया गया था मनु वाले में, लेकिन कौटिल्य ने उसको अलग शब्दों में लिखा। जैसे कि पहला होता है स्वामी, राजा, राजा राज्य का सिर होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को उच्च कुल का, दूरदर्शी, आत्मसंयमी और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। यानी राजा शास्त्र का ज्ञाता हो, उच्च कुल का हो, दूरदर्शी हो यानी कि दूर की सोचता हो, और आत्मसंयमी हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, वो हर चीजों को जानता हो, बुद्धि आगे हो, फिलोसॉफर हो। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। कौन? राजा। राजा राज्य की संप्रभुता का प्रतीक। राजा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। राजा जो होता है वो एक प्रकार से अपनी बुद्धि का, अपने शास्त्र का, अपने आत्मसंयम का, अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निर्णय लेता है। तो पहला होता है तब तो राज्य का राजा। दूसरा है अमात्य। अमात्य माने मंत्री। अमात्य राज्य की आंखें होती है, मनु ने भी यही बताया। इसमें योग्य मंत्री शामिल होते हैं, अमात्य में मंत्री शामिल। जैसे कि कौटिल्य के अमात्य ही थे, घनानंद के अमात्य भी थे, चाणक्य जी अमात्य थे, लेकिन चाणक्य कितनी बातें बताई उसको घनानंद को। घनानंद अपने शराब के मद में रहता था, ठीक है, तो नहीं मानता था लोगों की बातों को। तो ऐसे में उन्होंने फिर कहा कि भाई अब चोटी उसी दिन बंधेगी जब तुमको विनाश कर दूंगा, और ऐसा प्रण कर लिया, विनाश ही कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं इसमें अमात्य मंत्री के अंदर। राजा को अनुभवी और निष्ठावान अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि वो राज्य को आगे चला सके और एक विश्वसनीय चीजें होनी चाहिए। तीसरा होता है जनपद यानी क्षेत्र या जनता, जिसको आप कहते हैं जनता, क्षेत्र, उसी को जनपद कहते हैं। यह राज्य की जंघाएं होती हैं। जनपद का अर्थ है वह निश्चित भूमि जिस पर जनता निवास करती है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और जनता स्वाभिमानी व कर देने वाली होनी चाहिए, ताकि वो काम करे। जनता भूमि पर अगर काम करे तो उसके बदले में जनता टैक्स भी दे दे सरकार को। तो जनपद यानी क्षेत्र जो होता है, भूभाग, वो मिलकर के भी राज्य का निर्माण करते हैं। चौथा है दुर्ग यानी किला। किला का मतलब होता है कि वो चारों तरफ बाउंड्री राज्य के हो, जहां पर शासन व्यवस्था चलती है, जहां पर राजा बैठता हो, ताकि उसको ध्वस्त ना किया जा सके। दुर्ग राज्य की बाहें होती हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया। पहला होता है औदक दुर्ग, दूसरा है पार्वत दुर्ग, तीसरा अगला है औदक मतलब भूमि पर बना हुआ है, ठीक है, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री है, पर्वत से घिरा हुआ है। धानव और वन दुर्ग, धानव वाले होता है जैसे पानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। वन दुर्ग में जैसे कि जंगल चारों तरफ से है, तो ऐसे में लोग वहां पर कम आ पाएंगे। जो राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं, तो ये सब दुर्ग यानी किला होते हैं, ताकि बाहरी आक्रांता जल्दी से आक्रमण ना कर पाए या उनका आक्रमण विफल हो जाए। अगला है कोष यानी खजाना। कोष राज्य का मुख्य है। राज्य के कार्यों और युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है। कोष जो होता है खजाना, धर्म पूर्वक एकत्रित धन से भरा होना चाहिए, ठीक है, 2 नंबरी पैसा ना हो, 1 नंबरी पैसा उसमें होना चाहिए। छठा है दंड यानी सेना का होना बहुत जरूरी है। दंड राज्य का मस्तिष्क या बल होता है। कौटिल्य ने एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना पर जोर दिया।
ताकि आंतरिक शांति और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा की जा सके। और सातवां होता है सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों कौन? मित्र। मित्र राज्य के कान होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्र का होना आवश्यक है। सच्चे मित्र वही हैं जो आवश्यकता के समय राज्य की सहायता करते हैं। जैसे कि समय आप देखते हैं ईरान को अच्छे मित्र की जरूरत है, अमेरिका अच्छा मित्र ढूंढता है कि भाई हमारा मित्र कौन है, रसिया अच्छा मित्र ढूंढता है, भारत अच्छा मित्र ढूंढता है कि देश में हमारा अगर आपातकाल में आएगा तो हमारा मित्र कौन रहेगा। तो इसके बारे में सब चीजें हैं, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र एक होना चाहिए। निष्कर्षतः कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत दर्शाता है कि राज्य के सातों अंग एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि एक भी अंग कमजोर होता है तो राज्य की सुरक्षा और प्रगति जो होती है, प्रोग्रेस, वो खतरे में आ जाती है, ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन से महात्मा गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचार क्या थे, इसके बारे में बताएं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो सत्य और अहिंसा की नींव पर उनके जितने भी विचार हैं आपको टिके हुए दिखेंगे, सत्य और अहिंसा पर। उनके राजनीतिक और आर्थिक विचार केवल किताबी नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों पर आधारित है। गांधी जी गीता के बड़े अच्छे विद्वान भी थे। राजनीतिक विचार की अगर बात की गांधी जी के तो डालेंगे गांधी जी के राजनीतिक विचार, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राम राज्य की कल्पना। गांधी जी आदर्श राज्य की बात करते हैं। गांधी जी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं दोस्तों जहां शोषण ना किया जाए किसी का, जहां पर सब बराबर हो, सत्ता जनता के हाथ में हो, जनता के शासन करने वाली हो। वे राज्य की शक्ति को कम करने के पक्षधर थे, यानी राज्य ज्यादा पावरफुल ना हो, जनता ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा गांधी जी का मानना था। यानी कि वो राम राज्य की कल्पना करते थे जहां पर शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पिए। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। वे ग्राम स्वराज्य के समर्थक थे। उनका मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है, इसीलिए शासन की शक्ति गांवों से शुरू होनी चाहिए, ना कि शहरों से। ये बात भी गांधी जी कहते थे। अगला है साध्य और साधन। गांधी जी कहते हैं किसी भी चीज की प्राप्त करने के लिए से आजादी ही प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमको हमारा रास्ता भी सही होना चाहिए और हमारा मंजिल दोनों पवित्र होने चाहिए। अच्छा, इसी के विरोध में नेताजी कहते थे गांधी जी से कि गुरुदेव साधन मान लेते कोई भी प्रयोग कर लो, साधन जो मंजिल है वो चाहे मंजिल है उसका अच्छा होना जरूरी है, मंजिल है हमको आजादी प्राप्त करनी है, लेकिन हम किस रास्ते से आजादी प्राप्त करते हैं इसका मैटर नहीं होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार यदि लक्ष्य यानी साध्य अच्छा है तो उसे पाने का रास्ता यानी साधन भी अहिंसक और पवित्र होना ही चाहिए। गलत तरीके से हमको आजादी नहीं चाहिए। गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, पहले कहते थे गांधी जी अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस दौरान बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया, तो गांधी जी के मुख से क्या निकला, गांधी जी को भी बंद कर दिया गया था। कहा गांधी जी ने कि करो या मरो, तो लोगों ने कहा भी गई गांधी जी अब ये बताओ कि करो या मरो, कर पहले नहीं बोल सकते थे ये चीज या अहिंसा परमो धर्मा। आगे का चौपाई आगे का मंत्र बोला कि धर्म हिंसा तथैव च, अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी तो उसमें कोई ज्यादा पाप नहीं लगता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर धर्म पर आंच आती है, अगर अपने राष्ट्र पर बात आती है तो अगर उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ती है उसको पाप नहीं माना जाता। जैसे एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे सैनिक को मार देता है, क्या उसमें जीव नहीं है दूसरे देश के? है, लेकिन वह एक प्रकार से अगर देखा जाए उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने देश के लिए किसी दूसरे देश के सैनिक को मारा है, अपने देश की रक्षा के लिए मारा है। सत्याग्रह, यह बुराई के खिलाफ प्रेम और आत्मबल की शक्ति है। ये बात ध्यान रखें। तो ये सत्याग्रह की बात भी गांधी जी करते। तो ये गांधी जी के कुछ पॉलिटिकल विचार थे। गांधी जी के आर्थिक विचार, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वदेशी का सिद्धांत। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। गांधी जी चरखा और खादी उनके आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। गांधी जी के चरखा चलाते थे, खादी भंडार आज भी देखते हैं, जो हाथ से बने जो कपड़े होते हैं उनकी भी आज भी डिमांड कितनी ज्यादा है, तो गांधी जी की ही देन है। न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मैंने समझा भी दिया ऊपर। उन्होंने पूंजीपतियों को सुझाव दिया जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें, ठीक है, ट्रस्टी के रूप में काम करें, न्यासी के रूप में काम करें, ठीक है, उनके उपयोग से ज्यादा धन हो तो उसको लोगों में बांटे, लोगों को दे, ठीक है, लोगों के लिए मदद करें। कुटीर उद्योगों का समर्थन, गांधी जी मशीनीकरण के अंधाधुंध प्रयोग के खिलाफ थे कि भाई सारा काम मशीन करेगी तो जनता क्या करेगी, बेरोजगारी फैल जाएगी, ठीक है, इसलिए ज्यादा हाथों से काम किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ती है। वो गांव में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे गांधी जी, ताकि उद्योग बढ़ेंगे तो सभी के पास रोजगार होगा, 150 रुपए सब कमा पाएंगे।
चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होता है व्यक्ति को अपनी जरूरत से ज्यादा धन जमा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी जरूरत है एक एक कप चाय पीने की और आपकी जेब में अगर 150 रुपए है, तो अगर जरूरत एक कप चाय की है तो आपके जेब में केवल 5 या 10 रुपए होने चाहिए ताकि आप चाय पी लें। ये चीजें हैं, मतलब ये जरूरत के हिसाब से। अब जरूरी नहीं कि चाय ही पिए आप पकौड़ी खाना चाहते तो आपके लिए और 5 रुपए होने चाहिए, ठीक है। यानी गांधी जी कहते हैं भाई जरूरत के हिसाब से आप रख लो, बाकी चीजों को आप लोगों के कल्याण के लिए खर्च करो, ठीक है। जैसा एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है हेल्प बाय आदर्श। वो जितना पैसा कमाता है इधर उधर से, सब कुछ जो है वो गरीबों की हेल्प करता है। हम लोगों से भी बोलता है कि भैया जो है कुछ पैसे दे दीजिए, जो है हम मदद करनी है। रोज अपना 4 व्हीलर उठा लेगा और निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मदद करेगा लोगों की। हेल्प बाय आदर्श नाम से, आदर्श शुक्ला मोहनपुर नाम से चैनल है, हेल्प बाय आदर्श, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही मदद करता है। मतलब कहता है कि क्या ही जरूरत है, हमारा खर्चा चल ही रहा है, और मतलब जो भी है घर से भी ले जाकर के खर्च ही करता है, लोगों की हेल्प करता, मदद करता है लोगों की। बड़ा अच्छा लगता है। गांधी जी के राजनीतिक और आर्थिक विचार, उनके अंत्योदय था। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय, जो सबसे निचला या तबका है उसका उदय हो, वो उत्थान की ओर बढ़े, गांधी जी का मानना था। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने अंत्योदय योजना भी शुरू की थी। आगे 12वां क्वेश्चन से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक दर्शन परिवर्तनवादी था, इसकी व्याख्या कीजिए। भूमिका लिखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के प्रखर समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। उनका दर्शन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने पर केंद्रित हुआ करता था। वे केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते थे राम मनोहर लोहिया, बल्कि व्यवस्था का पूरा परिवर्तन चाहते थे। राम मनोहर लोहिया के नाम पर अयोध्या में एक विश्वविद्यालय है, जो कम से कम बहुत सारे विश्वविद्यालयों को कवर करता था। अब उसके लोड को हल्का करने के लिए मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर दी गई है। लोहिया के परिवर्तनवादी दर्शन के मुख्य आयाम की अगर बात की जाए तो चौखंबा सिद्धांत, चौखंबा राज्य, 4 पिलर स्टेट की बात करी थी किसने? राम मनोहर लोहिया साहब ने। लोहिया ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा राज्य की कल्पना करी थी, ताकि सत्ता कई लोगों के हाथों में बटे। उनके अनुसार शासन के 4 स्तंभ होने चाहिए। कौन कौन से? उसी को चौखंबा स्टेट। पहला होता है गांव, गांव पहला स्तंभ है। दूसरा है मंडल, मंडल माने जिला। तीसरा है प्रांत यानी प्रदेश, और चौथा है केंद्र। तो सत्ता 4 भागों में बटी होनी चाहिए। कौन कौन सा 4 पिलर हो किसी देश के? पहला है गांव, दूसरा पिलर है मंडल, तीसरा पिलर है आपका प्रांत, और चौथा पिलर है आपका कौन सा? केंद्र यानी देश। यानी 4 पिलर पर देश आपका टिका होना चाहिए। तो गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र, ठीक है। ये पर वे चाहते थे राम मनोहर लोहिया जी कि शक्ति केवल दिल्ली या राजधानियों में ना रहे, कि दिल्ली के चारदीवारी में बैठ करके संसद में और एक खेत में काम करने वाले किसान के बारे में नियम बनाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहां पर बैठ करके जो सांसद विधायक हैं वो अपनी तरफ का प्रतिनिधित्व कहते हैं कि भाई सांसद विधायक हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद विधायक के पास इतना पैसा होता है, वो गरीबी कहां जाने, वो गरीबी के बारे में क्या बता पाएंगे वहां पर संसद में बैठ करके। लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि गरीब जनता के बीच में आए, गरीबों से पूछे कि उनकी हालात कैसी है, उनके लिए कुछ काम किया जाए। वहां से पैसा भेज देने से कुछ नहीं होता। सांसदों के पास, सांसद विधायक के पास 5-5 फॉर्चूनर और दुनिया भर का इतना पैसा, जितनी जमीनें, इतने स्कूल कॉलेज कहां से हो जाते हैं? सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा सब उड़ा लेते हैं, सब निपटा लेते हैं, इन्हीं के पास सब भरा पड़ा रहता है। तो ये चीजें जो है, ये सब चीजें एकदम से व्यवहारिक तौर पर नहीं आती। सरकार बड़ा काम करे लेकिन सरकार का चीजें लागू ही नहीं हो पाती। ये कहते थे कि भाई सत्ता केवल दिल्ली या राजधानियों में ना रहे, बल्कि गांव की पंचायत के पास भी निर्णय लेने का अधिकार हो। इसका सप्त क्रांति, 7 रेवोल्यूशन। लोहिया ने समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 7 क्रांतियों का आह्वान भी किया था। कौन कौन सी क्रांति थी? तो पहली लोहिया का चौखंबा सिद्धांत बड़ा फेमस है, और दूसरा सप्त क्रांति की बात भी लोहिया साहब ने करी। पहली क्रांति थी नर नारी की समानता के लिए क्रांति की जाए, यानी पुरुष और महिला बराबर है। दूसरा जाति प्रथा के विरुद्ध और पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए भी क्रांति की जाए, ऐसा लोहिया जी का मानना था। अब तो लगभग में महिलाओं को भी उतना अधिकार मिल रहा, सभी को अधिकार दिया जा रहा है, एक अगर औपचारिक तरीके से देखें तो।
रंग भेद, काले गोरे का जो भेद है उसके विरुद्ध भी क्रांति होनी चाहिए। चौथा क्रांति है औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध और विश्व सरकार के लिए क्रांति, यानी कि जो इंग्लैंड का जो उपनिवेशवाद की विचारधारा थी, हर देश को कब्जा करके उस पर जो है शासन करना, इसके खिलाफ क्रांति। निजी पूंजी की विषमता के विरुद्ध और आर्थिक समानता के लिए क्रांति, ताकि लोग ज्यादा पूंजी इकट्ठा न रख पाए। निजी जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के विरुद्ध भी क्रांति की बात करी, और मतलब कि अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध और सत्याग्रह के लिए क्रांति, यानी कि ज्यादा अस्त्र शस्त्र भी लोग ना रख पाए। इस सब क्रांतियों की बात, सप्त क्रांति यही है। भाषा नीति की बात की जाए इनके, अगर लोहिया अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। अंग्रेजी भाषा के ये समर्थक नहीं थे, उसके विरोध में थे। उनका मानना था कि विदेशी भाषा आम जनता और शासन व्यवस्था के बीच एक दीवार खड़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट में किसी हिंदी भाषी व्यक्ति का न्याय चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में न्याय छपता है, हाई कोर्ट में अंग्रेजी में जो है वकालत होती है। हमारा वकील है, उसको हमने चीजों को बताया, उसका वकील है बोल रहा है, तो दोनों अंग्रेजी में लड़ भिड़ करके जज भी अंग्रेजी में निर्णय दे दिया। कैदी को पता ही नहीं चला कि भाई निर्णय हमारे बारे में आया है और क्या ये निर्णय निकला है। उसको वकील बताएगा कि भाई ये निर्णय निकला है। पारदर्शिता हो और न्यायपालिका और हर चीज का जो भाषा है थोड़ा सरल हो, ताकि आम जनता भी इसको जान पाए शुद्ध हिंदी में। अच्छा होता क्या है, अंग्रेजी में सब कुछ करेंगे लोग ऐसे, हो ओ माय गॉड ऐसे करेंगे है? अब उसका ट्रांसलेशन करेंगे मशीन से, वो भी आदमी नहीं बैठ कर करता, मशीन करेगी। अब वो अनुवाद करेगा एकदम से जटिल हिंदी में, कठिन हिंदी में, जिसको पढ़ करके व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है वास्तव में। इसलिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना, एक सरल हिंदी, व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग हो। वे भारतीय भाषाओं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन का आधार बनाना चाहते थे, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजनीति को समझ सके, जान सके। तो लोहिया जी इसके समर्थक थे। विशेष अवसर का सिद्धांत अगर बात की तो ये भी इनका सिद्धांत है, विशेष अवसर का सिद्धांत। लोहिया का मानना था कि केवल समान अवसर देना काफी नहीं होता है लोगों को, क्योंकि जो सदियों से पीछे हैं वे बराबरी नहीं कर पाएंगे अगर इकट्ठा उनको चीजें मिल जाएंगी। इसलिए उन्होंने पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अवसर यानी आरक्षण से भी व्यापक सोच की बात करी और उसकी वकालत करी राम मनोहर लोहिया साहब ने। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर लोहिया का दर्शन रूढ़ियों को तोड़ने वाला, समाज के ढांचे को बदलने वाला था। उनका मानना था लोहिया जी का कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, यानी अन्याय के खिलाफ तुरंत संघर्ष यानी तुरंत सत्याग्रह करना ही परिवर्तन का असली मार्ग है। जो जिंदा कौमें है, जिंदा समुदाय जो होता है, वो 5 साल सत्ता को हटाने के लिए इंतजार नहीं करता है। वो एक प्रकार से लाठी डंडा लेकर के या फिर वैचारिक क्रांति के माध्यम से वो एक प्रकार से तुरंत टूट पड़ता है। जैसे आज हमने किसी सांसद को वोट दिया, 5 साल के लिए चुना, वह सांसद राघव चड्ढा जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से, राघव चड्ढा एक ऐसा सांसद है दोस्तों जो इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा बोलता है, उसका मैं फैन हो गया हूं इसी बात को लेकर के कि वह एक प्रकार से आम जनता की बात करता है। ऐसे सांसदों का होना बहुत जरूरी है। कुछ सांसद तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते ही नहीं, डरते हैं कि कहूं ऐसा ना हुए कि हमें हटाए नहीं जाए, ठीक है। तो लेकिन राघव चड्ढा का देखो, राज्यसभा सांसद में आता ना, जबरदस्त वक्तव्य रहा था, मजा आ गया था सुन के, वह चीज है। तो ये कहीं जो है राम मनोहर लोहिया साहब की जिंदा कौम जो होती, जो वो 5 साल का वेट नहीं करती कि 5 साल जो है इंतजार किया जाएगा इसका, वो हटा देते सत्ता को, तुरंत जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सत्ताधारियों का सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 13 नंबर प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। MS गोलवलकर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। बढ़िया जो है विद्वान है MS गोलवलकर। इनकी अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से RSS के दूसरे संचालक रहे हैं। माधव सदाशिवराव गोलवलकर पूरा नाम है, श्री गुरु जी के नाम से फेमस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंचालक और एक महत्वपूर्ण विचारक थे। उनके राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। उन्होंने अपनी पुस्तकों वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, और इनकी और पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, इन सभी में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रवाद के प्रमुख विचार जो रहे हैं गोलवलकर के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। गोलवलकर साहब की बात की जाए तो इनके अनुसार भारत केवल एक भौगोलिक भूभाग या राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन सांस्कृतिक इकाई है। उनके राष्ट्रवाद का केंद्र हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति रही है, किसके,
गुरुजी के, गुरुजी इनको प्यार से लोग कहते थे, ठीक है, गोलवलकर साहब को। राष्ट्र के 5 तत्व की बात करी उन्होंने, राष्ट्र के निर्माण के लिए 5 अनिवार्य तत्वों की बात करी, किसने? गोलवलकर साहब ने। पहली बात देश यानी भूगोल का होना बड़ा जरूरी, दूसरा जाति नस्ल का होना, तीसरा धर्म, चौथा भाषा और 5वां संस्कृति। उनका मानना था कि यदि ये 5 तत्व एक सूत्र में बंधे हैं तो तभी एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा राज्य जो होगा उसमें आप देखते हैं कि वो मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा। धर्म का महत्व बताते हैं। गुरु जी के लिए धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं थी, बल्कि एक नैतिक संहिता थी। नैतिक संहिता है जो पूरे समाज को जोड़ती है। उनके राष्ट्रवाद में हिंदू जीवन दर्शन ही राष्ट्र की आत्मा है। चौथी बात है एकता और अनुशासन की बात करते हैं। वे व्यक्ति के चरित्र निर्माण और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर देते थे। उनका मानना था कि एक अनुशासित संगठन ही राष्ट्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सकता है, ठीक है। एक अनुशासित संगठन, आरएसएस के संचालक थे, तो उन्होंने चीजों को बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी तत्वों के प्रति विचार भी इन्होंने दिया। उन्होंने उन विचारधाराओं और समूहों को राष्ट्र के लिए चुनौती माना जो भारत की मूल संस्कृति की धारा, खास करके हिंदू संस्कृति से जुड़ने के बजाय अपनी अलग पहचान या विदेशी निष्ठा बनाए रखते हैं। वे चाहते थे गोलवलकर साहब कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस भूमि की प्राचीन परंपरा के प्रति गौरव का भाव रखे, हिंदू संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखे, क्योंकि भारत की संस्कृति हमेशा से सनातन संस्कृति रही है। इसको खत्म ना करे। इस पर अगर इसका कोई विरोध करता है तो इसका मतलब है कि वह एक प्रकार से भारत का विरोध कर रहा है, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एमएस गोलवलकर का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक गौरव, यानी कि चाहे जो भी हो वो संस्कृति का सम्मान करे और करना भी चाहिए, और संगठित शक्ति पर आधारित है। उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रभक्ति जगाना था लोगों के दिमाग में जो व्यक्ति के स्वार्थ से ऊपर हो और भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर सके। ऐसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ऐसे सांस्कृतिक नेशनलिज्म की बात करते हैं एमएस गोलवलकर साहब, गुरुजी साहब, ठीक है, आरएसएस के सर संचालक। तो ये बात ध्यान रखें। आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है 9984099139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर के लिए पूरी फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। आपको वीडियो लेक्चर्स अगर देखना तो वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में बिल्कुल अवेलेबल है, आप इसको फ्री में देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ नोट्स दोस्तों उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ भी मिलेगा, लिखित पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए आपको जो है फीस जमा करनी पड़ेगी। मात्र 100 रुपए फीस, आपको सब कुछ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, यानी कि इसमें आपके सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आपको मिल जाएगा। 4 पेपर आपके हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट के और एक को करिकुलर। पांचों की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं 60 रुपए की पड़ती है, 5 पेपर की सीरीज लेंगे कितने की पड़ेगी? 300 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं सीरीज के लिए। ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सीरीज में आपको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, बहुत सारा लेक्चर्स आपको रहता है, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ तो ये छटे हुए क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इनको मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो ये आपके लिए बड़ा बेटर है, बहुत ही जबरदस्त है। आप इस लेक्चर को काफी बच्चों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर हमारा नया चैनल है जहां पर ऑब्जेक्टिव के 2 लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। पीडीएफ जो होगा विथ आंसर शीट होगा, आंसर भी मिलेगा। को करिकुलर की बात की जाए तो उसका 10 प्रैक्टिस सेट आंसर के साथ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा काम करता है। परीक्षा के अंतिम दिनों में अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।